नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो हम मध्य प्रदेश को कवर कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में हम राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ रहे थे और राष्ट्रीय उद्यान में मैंने आपको संजय राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी थी। तो आज हम मध्य प्रदेश का में जो अंगला राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम कवर कर रहे हैं। आशा है कि आपने हमारे पिछले सेशन को देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, ठीक है कि नहीं। लगभग मैं प्रयास करता हूं कि 20 से 25 मिनट में लगभग आपको सारी जानकारी दे दी जाए और यदि आप हमारे मध्य प्रदेश के वीडियो को देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि जो भी एग्ज़ाम होंगे अब तो उसमें जो मध्य प्रदेश के प्रश्न पूछे जाएंगे तो लगभग आपके प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है कि नहीं। और आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ठीक है। हाँ, तो आज हम जिस राष्ट्रीय उद्यान को कवर कर रहे हैं वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पहली जो बात है, ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थिति जो है ये पन्ना क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी पोजीशन कहाँ होगी तो पहली बात वही कि इसकी स्थिति को बात करते हैं कि इसकी स्थिति जो होगी ये पन्ना और छतरपुर में फैला हुआ है। पन्ना और छतरपुर, ठीक है, पन्ना व छतरपुर में फैला हुआ है। दूसरी बात अगर बात करें इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है 1981 में ये बना हुआ है। 1981 में इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है। और अगर इससे मैं बात करूं कि इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है ये 1994 टू 1995 में मिला हुआ है। 1994-95 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। यदि दोनों डेटें ऑप्शन में आती हैं तो आप 95 सही करें। लगभग किताबें जो हैं ये 95 बता रही हैं, ठीक है। तो 1994-95 में इसको क्या मिला है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला हुआ है। अब विशेष क्यों है देखिए, अगली जो बात अगर मैं कहूँ ये विशेष क्यों है, ये विशेष क्यों है, तो पहली बात तो ये है कि पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसको भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसे भारत का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान इसको क्यों कहा जाता है, देखिए जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पर है, अलवर में है। अलवर आपका कहाँ पर आता है, राजस्थान में आता है। तो ये राजस्थान में है, इससे इसकी तुलना की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चिंकारा पाया जाता है, चिंकारा जानवर। तो चिंकारा यहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसकी जो तुलना है, इस राष्ट्रीय उद्यान की जो तुलना है ये किससे की जाती है, भारत के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में चिंकारा पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में भी अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, चिंकारा पाया जाता है। इसीलिए इसको भारत का दूसरा आपका क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। अब अगर बात करूं, इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है। दूसरी विशेष बात, इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न, इस राष्ट्रीय उद्यान को भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों का क्या कहा जाता है, रत्न कहा जाता है इस राष्ट्रीय उद्यान को। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न भी कहा जाता है, किसको, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है कि नहीं। अगली बात, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से केन नदी प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से
केन नदी आपका इसमें इस राष्ट्रीय उद्यान में नॉर्थ डायरेक्शन, अगर दिशा पूछ दी जाए तो उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से आपका कौन सी केन नदी उत्तर से इसमें क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है कि नहीं। देखिए, अगर मैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको यहां पर भाग बता देता हूं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भाग हैं इसके। ठीक है। जो पहला भाग है ये है ऊपरी तलगांव क्षेत्र। जो पहला भाग है ये है उत्तरी तलगांव क्षेत्र, या मैं कह दूं इसको ऊपरी तलगांव क्षेत्र। ऊपरी तलगांव क्षेत्र। ठीक है। जो दूसरा भाग है इसका ये कहलाता है मध्य हिनौता पठार। मध्य हिनौता पठार। मध्य हिनौता पठार। और जो इसका तीसरा भाग है ये है केन नदी घाटी। केन नदी घाटी। ठीक है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी तलगांव क्षेत्र। ऊपरी तलगांव क्षेत्र। दूसरा है मध्य हिनौता पठार। हिनौता, पन्ना में आपका हीरा निकलता है तो हीरा आपका हिनौता में ही निकल रहा है। एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट्स कारपोरेशन, जो एनएमडीसी है यहाँ पर हीरे के उत्खनन का कार्य कर रही है। तो जो इसका जो हिनौता वाला भाग है ये इसी राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा भाग है। तो इसका दूसरा भाग मध्य हिनौता पठार है और केन नदी जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है और इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है कि नहीं। और इसी केन नदी में ही यहीं पर पन्ना में आपका पांडव जलप्रपात है। पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, हालांकि मैं नदियों में बता चुका हूं। पांडव जलप्रपात और यहीं पर आपका गाथा जलप्रपात यहीं पर है जलप्रपात। ठीक है। तो पांडव जलप्रपात और गाथा जलप्रपात इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है कि नहीं। अगली बात जो है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एकमात्र मध्य प्रदेश का क्या है, रेप्टाइल पार्क है। एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका क्या है, रेंगने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं जो सरक करके चलते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कौन सा है, वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है कि नहीं। एक बात और जाने कि इस राष्ट्रीय उद्यान के अगर मैं एरिया की बात करूं, क्षेत्रफल की बात करूं, तो इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। 4 3 दोनों को जोड़ोगे तो होगा 7। तो इसका जो क्षेत्रफल है ये है 437 वर्ग किलोमीटर। ठीक है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जंगली भैंसे का यहाँ पर संरक्षण किया जा रहा है। तो जंगली आपका यहाँ पर क्या है, जंगली भैंसे का संरक्षण किया जा रहा है। जंगली भैंसा यहाँ पर क्या है, संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा याद रखें कि ये एकमात्र रेप्टाइल पार्क भी है, जंगली भैंसे का संरक्षण कर रहे हैं। और केन नदी जो है इसमें आपका इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी में घड़ियाल का भी संरक्षण हो रहा है। घड़ियाल का क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है। तो घड़ियाल का चंबल में भी घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है, केन नदी में भी घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पर जंगली भैंसे और घड़ियाल का क्या हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। ठीक है। देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं। ठीक है। ले लिया होगा अपने स्क्रीनशॉट। देखिए, अब और इसमें क्या विशेष बात है इस राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है। हाँ, देखिए इस राष्ट्रीय उद्यान में और क्या विशेष बात है। ठीक। देखिए, अब मैंने कहा कि इस राष्ट्रीय उद्यान में एक विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट है। विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट। विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट। वेबसाइट। और उस वेबसाइट का नाम है ट्रिप एडवाइजर। ट्रिप एडवाइजर। एडवाइजर।
तो विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट टिप एडवाइजर द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा। इस राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। हमने इस राष्ट्रीय उद्यान की जो गणना है कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर पद्धति, कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर पद्धति कहलाती है। कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर पद्धति तो कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर पद्धति द्वारा यहां पर क्या किया गया था, यहां पर गिद्धों की गणना की गई है और यहां पर जो गिद्ध है 1676 गिद्ध पाए गए हैं। तो कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर पद्धति द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की गणना की गई है और जिसमें 1676 गिद्ध पाए गए। ठीक है कि नहीं? हाँ। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, 1676 क्या पाए गए हैं, गिद्ध पाए गए हैं। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर अगर मैं कहूं, ठीक है, अगर गणना की बात करें कि कब हुई थी, तो भैया ये 2017 में हुई है। मतलब देखें अब भारत में भी लगभग गिद्धों की संख्या खत्म होती जा रही है, लेकिन इस राष्ट्रीय उद्यान में आपका अभी भी गिद्ध बने हुए हैं। ठीक है, तो 1676 गिद्ध है। 2017 में ये क्या हुआ है, आपका कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर पद्धति से हमने जांच किया है। और अगली बात करूं तो इसे प्रदेश का, मतलब इसे मध्य प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित, मध्य प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश का इसे तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, मतलब इसको तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है कि नहीं? कब बनाया गया है? 2011 में। ठीक है, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है तो पहला कौन सा है? ठीक है, तो पहला है पचमढ़ी। पहला जो है जैव आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व वो है पचमढ़ी, 1999 बनाया गया है। दूसरा जो है अचानक मार ये 2005 में बनाया गया है। अचानक मार जो है ये अमरकंटक में आता है, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। तो पहला आपका कौन सा है? पचमढ़ी, जो 1999 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। दूसरा अचानक मार अमरकंटक में है, 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। और तीसरा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 2011 में हमने क्या बनाया है? बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया है। ठीक है कि नहीं? हाँ। और अगर बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि केन नदी को बेतवा नदी से लिंक किया जा रहा है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये 2005 में शुरू हुई है, केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, तो जो केन बेतवा लिंक परियोजना है ये कब शुरू हुई है? 2005। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान में 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र डूब एरिया में आ गया है। 30 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो किस में आ गया है? डूब एरिया में, मतलब ये क्षेत्र डूब गया है 30 वर्ग किलोमीटर का। तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो मध्य प्रदेश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है और ये 2005 में शुरू हुई थी। और इस केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र क्या है? ये डूब गया है। 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र क्या है? डूब गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में और क्या है? तो याद रखें कि इस राष्ट्रीय उद्यान में आपका आंवला उत्पादन हो रहा है। ठीक है, आंवला उत्पादन के अलावा जंगली भैंसे का संरक्षण हो रहा है। ठीक है तो इसमें क्या क्या और क्या है? तो इस राष्ट्रीय उद्यान में याद रखें कि पन्ना जो है इसको आंवला जिला घोषित किया गया है, आंवला जिला। तो आंवला जिला घोषित किया गया पन्ना को। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या है? आंवले का उत्पादन हो रहा है। मैंने और बताया कि यहीं पर आपका जंगली भैंसे का संरक्षण किया जा रहा है, जंगली भैंसे का संरक्षण किया जा रहा है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका मैंने बताया आपको कि घड़ियाल का भी क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। तो घड़ियाल का भी क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। किस राष्ट्रीय उद्यान की बात हुई है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
तो याद रखें कि जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना छतरपुर में है। 1981 में इसकी स्थापना हुई है। 1994-95 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा मिला है। 437 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। फिर मैंने कहा विशेष क्यों है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। इसकी जो तुलना है वो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में जो है उससे की जाती है, क्योंकि वहां पर भी चिंकारा पाया जाता है और यहाँ पर भी चिंकारा पाया जाता है। फिर मैंने कहा कितना इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है कि 19 यहाँ पर क्या हुआ था, कार्बनिक आयन ट्रांसपोर्टर पद्धति से गिद्धों की गणना हुई थी 2017 में, तो यहाँ पर 1676 गिद्ध निकले हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पर जंगली भैंसे का भी संरक्षण किया जा रहा है, यहाँ पर घड़ियाल का भी संरक्षण किया जा रहा है। केन नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से उत्तर दिशा से इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान के 3 भाग है। पहला ऊपरी तलगांव क्षेत्र है, दूसरा मध्य हिनौता पठार है और इसी मध्य हिनौता पठार में हीरे की खुदाई होती है। यहीं पर एनएमडीसी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट्स कारपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास प्राधिकरण, और ये आपका क्या करता है, हीरे की खुदाई करता है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो केन नदी घाटी का एरिया है। फिर इसके अलावा मैंने बताया आपको कि यह इसे मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, पचमढ़ी। कब बनाया गया, 1999 में। 2005 में अचानक मार अमरकंटक को दूसरा जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया और 2011 में इसको तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। फिर मैंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, केन नदी को बेतवा नदी से लिंक किया गया 2005 में। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का 30 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये डूब में आ गया है। पन्ना को आंवला जिला कहा ही जाता है, तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, आंवला ज्यादा पाया जाता है। जंगली भैंसे का संरक्षण हो रहा है और यहीं पर आपका क्या है, घड़ियाल का संरक्षण हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, हाँ। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बाद हम नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान को अपनी कवर करेंगे, जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हाँ। अब जिस हम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला अगर मैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो है कहां पर, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां है, ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के कहां पर है, शिवपुरी। मतलब तात्या टोपे को शिवपुरी में ही फांसी दे दी गई थी, तो तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी, शिवपुरी में, इसी राष्ट्रीय उद्यान में फांसी दी गई थी। तो ऐसा पूछे तो शिवपुरी में उनको फांसी दी गई थी। और ये किसका भाग था, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं बात करूं माधव राष्ट्रीय उद्यान तो ये बना कब है, तो इसकी जो स्थापना है ये 1958 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है कि नहीं, इसकी स्थापना कब होती है, 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका क्या है, बना है। और अगर बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल 375.280 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है, ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है ये है 375.230 करें इसको। ठीक है, 80 नहीं है, 230। तो 375.230 वर्ग किलोमीटर में ये आपका क्या है, फैला हुआ है। अब विशेष बात क्या है, ठीक है, तो पहला याद रखें आप कि ये विशेष क्यों है, क्योंकि यहां से आपका क्या है, विशेष क्यों है, क्योंकि इस राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या है, बहुत सारी विशेष बातें हैं। जैसे मैं कहूं यहीं पर आपका जॉर्ज कैसल भवन बना हुआ है, तो याद रखें कि यहीं पर इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में क्या बना है, जॉर्ज कैसल भवन स्थित है। जॉर्ज कैसल भवन जो है ये कहा जाता है कि ये जो है 1911 में जब
ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम आ रहे थे। ठीक है, कौन आ रहा था? जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी, ठीक है, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के लिए इसको बनाया गया था, जॉर्ज कैसल भवन को, लेकिन किसी कारण वो आ नहीं पाए थे। आपको याद होना चाहिए कि 1911 की डेट याद होनी चाहिए कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है कि नहीं, और बंगाल विभाजन किया था तो लोग लगातार बंगाल विभाजन को रद्द करने की बात कह रहे थे। तो 1911 में ही जब आपका क्या हुआ था, जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आ रहे थे तो उनके लिए, अपनी पत्नी मैरी के साथ आए तो उनके लिए दिल्ली को सजाया गया था। तो लोग उनकी रिसेप्शन में घुस गए थे और वो यही कह रहे थे कि बंगाल विभाजन रद्द करो। तो उन्होंने अपनी पत्नी मैरी के कहने पर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक है कि नहीं, यही जॉर्ज पंचम है। और फिर 1911 में घोषणा भी हुई थी कि दिल्ली जो है, पहले राजधानी कोलकाता थी, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा भी हुई थी 1911 में, और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी भी बनाया गया था, वही जॉर्ज पंचम है। और इन्हीं के लिए कौन सा भवन बनाया गया था? जॉर्ज कैसल भवन बनाया गया था, ठीक है कि नहीं। माधव राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं। अब ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल थी। सिंधिया राजवंश का ये कहाँ था? शिकार स्थल। मतलब सिंधिया राजवंश के लोग यहाँ पर क्या खेलते थे? शिकार खेलते थे। तो सिंधिया राजवंश का ये क्या था? शिकार स्थली, ठीक है। तो सिंधिया राजवंश का ये क्या थी? ये शिकार स्थली थी। और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर सांख्य सागर और जांघौ सागर झील का निर्माण करवाया था। यहीं पर सांख्य सागर और दूसरा है जांघौ सागर। तो ये जो था, तो ये सिंधिया राजवंश के शिकार स्थली थी। और उन्होंने ही यहाँ पर मनिहार नदी पर, अगर आपसे पूछे कौन सी नदी? मनिहार नदी पर, मनिहार नदी, ठीक है, यहीं पर उन लोगों ने मनिहार नदी पर 2 झीलें बनवाई थी। मनिहार नदी पर वो, उन झीलों का नाम क्या था? सांख्य सागर और जांघौ सागर झीलों का निर्माण करवाया था। ये जो सांख्य सागर झील है ये टाइगर सफारी के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। प्रश्न आता है कि टाइगर सफारी के लिए कौन फेमस है? तो सांख्य सागर जो झील है ये टाइगर सफारी के लिए फेमस है। तो क्या कहा मैंने कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान था ये सिंधिया राजवंश का शिकार स्थली था, शिकार खेलते थे वो लोग, और उन्होंने ही यहाँ मनिहार नदी पर सांख्य सागर और जांघौ सागर झीलों का निर्माण करवाया था। सांख्य सागर जो झील है ये आपका क्या है? मगरमच्छ सफारी, ठीक है, मगरमच्छ सफारी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक है। मगरमच्छ सफारी, टाइगर सफारी नहीं, मगरमच्छ सफारी, ठीक है। मतलब मगरमच्छ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मगरमच्छ सफारी के लिए क्या है आपका? ये प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन? सांख्य सागर झील, ठीक है कि नहीं। हाँ, और इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से अगर आपसे पूछे कि कौन सी नदी बहती है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है बरही नदी। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बरही नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से प्रवाहित होती है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, वैसे तो 3 गुजरते हैं। कौन कौन से? तो पहला NH3 नेशनल हाईवे 3 यहीं से गुजरता है, आगरा मुंबई वाला NH3 गुजरता है, ठीक है। NH जो है 27 जो झांसी वाला मार्ग है यहीं से गुजरता है। पहले जो था ये NH25 था, ये NH कितना था? 25 था। कब? ये पहले, ठीक है। तो याद रखें इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से अगर मैं कहूं तो NH3 गुजरता है, आगरा मुंबई है, ठीक है। ये NH3 मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है? आगरा मुंबई वाला है, ठीक है, आगरा मुंबई वाला है, ठीक है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से NH3 गुजरता है, आगरा मुंबई वाला। और NH7 ये ग्वालियर झांसी रूट है, ठीक है, ग्वालियर झांसी वाला रूट जो है इसी के मध्य से गुजरता है, ठीक है, ग्वालियर झांसी, ठीक है। तो NH27 पहले जो इसका नाम था वो क्या था? NH25 था। तो NH27 इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरता है। और एक विशेष बात, NH46 ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कहां पर है? NH46 पर स्थित है। ये कहां पर स्थित है? NH46 नेशनल हाईवे 46 पर ये क्या है? स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, स्थित है, ठीक है। तो NH46 पर ये
आपका क्या है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान याद रखें कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस पर स्थित है, NH46 राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ से NH3 भी गुजरता है, आगरा मुंबई मार्ग, और NH27 जिसका पहले नाम था NH25, और ये जो रूट है ये है ग्वालियर झांसी वाला रूट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, हाँ, अब एक और विशेष बात याद रखें कि 2025 में मध्य प्रदेश ने माधव को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। क्या कह रहा हूं मैं कि 2025 में जो इसको मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, करंट की घटना है। और मध्य प्रदेश का कौन सा 9वां, और भारत का यदि पूछे तो भारत का 58वां आपका टाइगर रिजर्व इसी को घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का 9वां और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है, माधव राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। और विशेष बात याद रखें कि यहीं पर मैंने आपको बता ही दिया है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या है, तात्या टोपी की क्या है, समाधि। तो तात्या टोपी की यहीं पर क्या है, समाधि, और यहीं पर एक कुंड है भद्या कुंड। ठीक है, समाधि भी है, और यहीं पर आपका बहुत ही फेमस है भद्या कुंड। तो भद्या कुंड भी आपका कहाँ है, यहीं पर स्थित है। भद्या कुंड भी यहाँ कहाँ पर है, यहीं पर है। तो याद रखिए किसकी बात की मैंने, माधव राष्ट्रीय उद्यान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हमने बात की कौन से राष्ट्रीय उद्यान की, माधव राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो पहली बात याद रखें कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये है कहाँ पर, शिवपुरी में है। 1958 में ये बना है। 375.230 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है कि नहीं। और विशेष बात, हाँ एक बात और, यहाँ पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है, वन की डेंसिटी सर्वाधिक है, वन घनत्व तो यहाँ का क्या है, सर्वाधिक, यहाँ पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। जॉर्ज कैसल भवन स्थित है, मैंने बताया कि 1911 में इसका निर्माण किया गया था जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के लिए। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल था। उन्होंने मनिहार नदी पर सांख सागर और जांघौ सागर झीलों का निर्माण करवाया था। सांख सागर झील मगरमच्छ सफारी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बरही नदी प्रवाहित होती है। तात्या टोपी की समाधि भी यहीं पर है, भद्या कुंड भी यहीं पर है। फिर मैंने कहा 2025 में इसे मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मैंने कहा कि यहाँ पर सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। फिर मैंने कहा 3 राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखें, NH46 पर ये स्थित है, 46 पर। NH3 आगरा मुंबई मार्ग इसके पास से गुजरता है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से, और NH27 ग्वालियर झांसी रूट भी इसके मध्य से गुजर रहा है। तो ये हमने किसकी बात की, माधव राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, तो आज के लिए बस यही 2 राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपने हमारी पिछली सीरीज को नहीं देखा है तो जाएं, और पिछली सीरीज पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मध्य प्रदेश एकदम शुरुआत से लेकर के अभी तक पढ़ा हुआ है, एकदम लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, और सारे कंटेंट को बहुत ही डिटेल के साथ ही एकदम डाटा को ढूंढ करके और बहुत सारी चीज़ों के से आपका क्या है इसको शामिल किया है, जिसमें एग्जाम के भी प्रश्न को ध्यान में रखा गया है। तो जाइए और मध्य प्रदेश को कवर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।